ये स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये हमारी टेंस की सीरीज का दूसरा पार्ट है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के क्या इसके यूज़ होते हैं और किस तरीके से यूज़ किया जाता है, सब पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेंस हमें क्यों नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत समय से जो है इसे सीखने का प्रयास कर रहे थे और वो अभी तक जो है इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न उनके अंदर बना हुआ था। तो इसकी क्या वजह है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो या तो ये वजह रही होगी कि वो लोग क्लास में पढ़ते समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो उनके दिमाग में रहता है कि सिर्फ एग्जाम में क्या आता है उन चीज़ों के चक्कर में वो लोग रहते हैं, तो इस वजह से नहीं आया होगा। या फिर सबसे बड़ी ये वजह होगी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या इसमें पढ़ाया जाता है कि शुरुआत में बताया जाता है कि इस टेंस की जो है वो पहचान बताई जाती है। जैसे कि पहचान आपको मालूम है कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में ता, ती, ते आदि शब्द, ता है, ती है आदि शब्द आते हैं, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद में इसके स्ट्रक्चर बताए जाते हैं और 4 से सेंटेंस आपके एग्जाम्पल के तौर पे बता दिए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 सेंटेंस आपको SW के रूप में यानी होमवर्क के रूप में दे दिए जाते हैं और बस ये पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से भी अगर आपने सीखा होगा तो शायद आपको ये नहीं आएगा और इस तरीके से आने वाला नहीं है। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सीखेंगे तो ये सेंटेंस हमारी मतलब जो है हमको अच्छे से आएगा और हमारी जो सारी कन्फ्यूज़न है वो इसमें दूर होंगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब तक किसी भी चीज़ को अपनी डेली लाइफ से या अपनी लाइफ से जो रिलेट नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ सही, चाहे सेंटेंस की बात नहीं है, हर चीज़ को जब सीखना, क्योंकि एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होता है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करते हैं और ये हमारी क्या भाषा है। तो जो हम लोग करते हैं उसी पे क्यों ना प्रैक्टिकल किया जाए, तभी वो चीज़ें हमें अच्छे से आती हैं। तो इस सेंटेंस को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी डेली लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा, यानी जो हमारी ज़िंदगी है उससे रिलेट करना पड़ेगा। और जब हम बहुत अच्छे से रिलेट कर लेंगे तो इसे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यही कुछ सीखने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी किए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, वो समझिएगा। तो देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, जो चल रहा है वो हमारा वर्तमान है, यानी जो चलता रहता है लाइफ में वो क्या होता है, हमारा वर्तमान होता है, मतलब प्रेजेंट होता है। जो चलता रहता है वही काम हमारा क्या होता है, प्रेजेंट कहलाता है। उसके बाद इसमें आगे दिया है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी जिसका समय जो है मतलब जो है फिक्स ना हो, ऐसा जो समय होता है उसे इंडेफिनिट बोलते हैं। अब ऐसा कैसे बोलते हैं जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिएगा मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आप क्या करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, तो मैंने बताया कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ या मैं इवन बच्चे पढ़ाता हूँ। तो ये मैंने क्या बताया, एक अपना प्रोफेशनल बता दिया, ठीक है। कोई एक्शन उस समय तो मैं नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने ये बता दिया। तो मैं कब पढ़ाता हूँ, ये तो अलग अलग समय में पढ़ाता हूँ, तो कोई निश्चित तो है नहीं। उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं या बहुत सारे काम इस तरीके के करते हैं, लाइफ में बहुत सारे काम होते रहते हैं, इनका कोई समय फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए क्या हो, ये निश्चित समय पर नहीं होते। कब नहीं होते, ये निश्चित समय पर नहीं होते। कुछ चीज़ों को, कुछ अपवाद को छोड़ करके ये निश्चित समय पे नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में हम इनको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी निश्चित समय पे। जैसे मान लीजिएगा राधा पढ़ रही है या श्याम जो है गाना गा रहा है, तो ये इस समय हो रहा होगा तभी हम बोलेंगे ऐसी बात। तो उसका कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, मतलब क्या होता है, वो प्रोग्रेसिव सेंटेंस होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिएगा मैं बोलता हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, तो ये इससे ही पता लगा ये कंप्लीट वाला सेंस इसने दिखा दिया, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि भाई, कोई भी बोलता है कि भाई वह खाना खाता है या फिर ऐसा, मतलब जो स्कूल जाता है, इस तरीके के जब सेंटेंस बोलते हैं तो इनमें निश्चित नहीं होता। इसमें ज़्यादातर सेंटेंस में क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो जब टाइम इसमें डिफाइन नहीं होता तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, इंडेफिनिट हुआ। तो ये तो इसका ऊपर वाले का मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है मतलब समय के बारे में हमने बता दिया। टेंस का मतलब समय से होता है, ठीक है, ये हो गया। अब आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो हिंदी की जो पहचान होती है उसको देखेंगे, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसके इंग्लिश में क्या पहचान होती है। क्योंकि हिंदी से ही हम लोग नहीं है कि हिंदी की पहचान आ गई तो हमें टेंस आ गया, हमें इंग्लिश की पहचान भी आना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में यही सब कुछ सीखने वाले हैं। उसके बाद बहुत एडवांस तक जाएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, इतने एग्जाम्पल दूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इससे जो कन्फ्यूजन, जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है वो सारी की सारी निकल जाएंगी। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा यदि आप इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो हम लोग इसकी हिंदी पहचान देखते हैं। सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं। तो ये क्या है, एक बेसिक लेवल पे तो ये जो है जानकारी ठीक ठाक है, मतलब कुछ हद तक
ताती आता है, इसी पे हम लोग अगर डिपेंड रहेंगे तो हम इसे अच्छे से नहीं सीख सकते। और इसमें क्या क्या चीज़ें, मान लीजिएगा कुछ सार्वभौमिक सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर मैं बात करूं तो जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, पश्चिम में छिपता है, और मतलब तारे जो है आसमान में चमकते हैं, रात्रि में चमकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, तो ये क्या सार्वभौमिक सत्य की कैटेगरी में आते हैं, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे सिद्धांत, जैसे प्रिंसिपल होते हैं हमारे। अगर मैं जैसे सिद्धांत की बात करूँ, एग्जाम्पल दूँ, जैसे आदमी मरणशील है, इस तरीके के सेंटेंस हो गए, तो ये सिद्धांत वाले जो सेंटेंस होते हैं ये भी यहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा अगला आता है हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर या रिपीटेड एक्शन, यानी ये कौन से एक्शन होते हैं, कैसे वाक्य होते हैं, मतलब जो हम अनियमित या तो नियमित करते हैं, अनियमित करते हैं, मतलब या तो रेगुलर करते रहते हैं उनको। जैसे रोज स्कूल, अगर आप एक स्टूडेंट है तो रोजाना आप स्कूल जाते होगे, तो आपका ये आदत हो गई, या आपकी कोई आदत होगी कोई काम करने की, यानी जो भी आपकी हैबिट है, जो भी आप काम करते हो, यानी लगातार उसको करते रहते हो, एक दिन में करते हो, मतलब एक दिन में 2 बार करते हो या 1 बार करते हो, रोजाना आप करते रहते हो, या नियमित करते हो, अनियमित करते हो, इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी, ये कौन से एक्शन आते हैं, हैबिचुअल एक्शन होते हैं, मतलब जो हमारी आदतें होती हैं जिनको हम बार बार करते ही हैं, तो वो सेंटेंस इस कैटेगरी में आते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद होते हैं साइंटिफिक जो हमारे फैक्ट होते हैं, जैसे मतलब साइंटिफिक फैक्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर पानी को अगर उबालोगे तो वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा भाई, ठीक है। इस तरीके से जो साइंटिफिक मतलब जो सिद्ध हैं बिल्कुल बातें, जो साइंटिफिक सेंटेंस है जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, उसके बाद जब हम लोग वीडियो में जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद होते हैं हमारे इमोशनल, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, क्या होती है हमारी इमोशनल, और हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे मान लीजिएगा मतलब हम कहें कि भाई हमें भगवान में विश्वास करते हैं, तो ये भी एक हमारा हो गया। उसके बाद में मान लीजिएगा मैं आप पे विश्वास करता हूं, तो ये भी हमारा हो गया। इस तरीके से ऐसे ऐसे सेंटेंस होते हैं, ये भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हमारी हिंदी में पहचान है, मतलब आपका क्या ताती ते तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, हैबिचुअल एक्शन होगा, इवन आपका कोई रेगुलर या रिपीटेड एक्शन होगा जो बार बार आप करते रहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसों को हम, ये हमारी क्या है, हिंदी की पहचान है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात आती है इसकी इंग्लिश में कैसे पहचाने, क्योंकि इंग्लिश में पहचानना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या है, हमें सबसे पहले हमें क्या करना, सब्जेक्ट लाना होता है। अब सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है, यानी किसी भी सेंटेंस में कोई काम करने वाला जो बंदा होता है, काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, क्योंकि कोई सेंटेंस होगा तो कोई ना कोई काम कर रहा होगा, तो उसमें जो काम करने वाला बनता है उसे डूअर या सब्जेक्ट बोलते हैं हम। उसके बाद होती है वर्ब, यानी उसमें वर्ब में क्या होता है, जैसे रीड हो गया, राइट हो गया, लर्न हो गया, ठीक है, पढ़ना, लड़ना, सीखना, भागना, दौड़ना, ये सब क्या होते हैं, हमारे एक्शन होते हैं। तो वर्ब, तो यानी सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। उसके बाद एस या यस, तो क्या होता है, अब एस या यस कहाँ पे लगाते हैं, यानी जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यानी एक वचन सब्जेक्ट होता है, यानी कि एक बंदा होता है काम को करने वाला, तो वहां पर हम एस या यस का प्रयोग वर्ब में सफिक्स के रूप में कर देते हैं, यानी वर्ब में ही क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ही, सी, इट हो गया आपका, ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस, राम हो गया, माय फ्रेंड हो गया, तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति है, एक बंदा है सब्जेक्ट के रूप में, तो वहां पर वर्ब में एस एस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो में मैं आगे ये भी बताऊंगा कि कौन सी जगह एस लगेगा और कौन सी जगह ईएस लगेगा, ये भी बताएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जिस चीज पर मतलब इफेक्ट पड़ता है, यानी किसका, यानी सब्जेक्ट जो क्रिया जो वर्ब करेगा वो, तो किसी ना किसी चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिएगा मैं एक गिलास पानी पीता हूं, तो मैं जब एक गिलास पानी पीऊंगा तो गिलास में पानी खत्म हो जाएगा, तो गिलास में किस पे, पानी पे फर्क पड़ा, तो पानी हमारा क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इसमें, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिएगा मैं बोलता हूं कि मैं खाना खाता हूं, ठीक है, तो खाना जब मैं खाऊंगा तो खाने में फर्क पड़ेगा, खाना कुछ ना कुछ कम होगा, तो इसलिए जिस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा वही क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद मतलब प्रभाव पड़ेगा उस पर, वही चीज का क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिएगा वह पत्र लिखता है, तो जब पत्र लिखेगा, तो जब पत्र वो इस तरीके से लिखेगा तो कुछ ना कुछ लाइनें वगैरह होंगी, तो पत्र पे फर्क पड़ेगा, तो जिस चीज पे फर्क पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये पहचान हो गई। यानी आपको क्या याद रखना है कि यदि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, तुरंत वर्ब है, यानी प्रेजेंट फॉर्म है, ये जो वर्ब है इसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वर्ब की कौन सी, प्रेजेंट फॉर्म। अब जब ये प्रेजेंट फॉर्म है तो टेंस भी प्रेजेंट का ही होगा,
इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म को, वर्ब की V1 को क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। अगर ये प्रेजेंट फॉर्म है तो टेंस भी किसका होगा, प्रेजेंट का होगा। अगर उसमें एस या यस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये भी क्या है, प्रेजेंट का ही एक फॉर्म होती है, ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म होती है प्रेजेंट की। उसके बाद ये हमें पहचान लिया गया। उसके बाद दो वर्ड्स इसमें यूज करने, ये एज अ टाइम वर्ड यूज किए जाते हैं, मतलब समय को बताते हैं। तो डू या डज का जब इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो इसका मतलब ये प्रेजेंट को शो कराता है, यानी डू या डज किसी सेंटेंस में जब दिया जाएगा तो उसमें हम लोग प्रेजेंट फॉर्म का मतलब जो वो कौन सा वाक्य कहलाएगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो डू या डज के साथ एक चीज और मैं बता दूं, इसके साथ हमेशा बेस फॉर्म लगती है, सिंगुलर फॉर्म लगती है, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है मतलब जो वही यहाँ पे लग जाती है, इसमें कोई एस या यस का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो ये एक हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं इसकी। तो अब हमने ये देखा कि अगर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या यस या खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अगर किसी में डू या डज का इस्तेमाल किया गया तो वो हमारा किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो ये तो रही इसकी पहचान। अब आगे की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसके एग्जाम्पल, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, तो आप स्क्रीन पे बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें सब समझ में आने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल, इसके क्या एग्जाम्पल हैं और किस तरीके से ये यूज़ किया जाता है, इन सब के बारे में, इसके जो स्ट्रक्चर हैं बहुत ही अच्छे से देखेंगे। बहुत सारी तैयारी आज आपके लोगों की मैं कराने वाला हूँ। तो इसमें आप लोग दिखाई दे रहा है आपको जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब और उसका फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका बेस फॉर्म जिसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिएगा रीड है, राइट है, ऐसी वर्ब जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद वर्ब में एस या यस या ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड का यूज करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि मान लीजिएगा हमारा अब कहाँ पे लगेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ ऑरली, यानी ये वहां पे लगेगा जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन मतलब करता है, जैसे आपका ही हो गया, सी हो गया, और आपका इट हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, यानी एक अकेला बंदा है, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, मतलब एस या यस का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी आई के साथ आपको कोई भी मतलब जो है वर्ब की सिर्फ बेसिक फॉर्म यूज करनी है। उसके बाद में आपको किसी के साथ एस या यस का यूज नहीं करना है। तो आइए देखते हैं कहां पे एस या यस का यूज करेंगे, ठीक है। यदि किसी वर्ब के अंत में ओ हो या फिर आपका एस हो, सी एच हो या एस एच हो या एक्स लगा हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ई एस को क्या करेंगे, सफिक्स करेंगे। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा गो है, गोज हो गया, डू के साथ जैसे मान लो डज हो गया, उसके बाद जैसे पास हो गया हमारा पासिस हो जाएगा। तो इसमें ई एस आपको दिखाई दे रहा है कि जुड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारी वर्ब हैं, जैसे रस हो गया हमारा, फिक्स हो गया, मिक्स हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिस वर्ब के अंत में मतलब ओ हो, सी एच ओ, एस एच ओ, डबल एस हो, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके साथ में हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक बार आप फिर देख लीजिएगा, यानी जो आपको मतलब ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहा है, ये मतलब ओ हो गया, एस डबल एस हो गया, सी एच हो गया, एक्स हो गया, अगर ये लगा हुआ है तो हम उन वर्ब के अंत में क्या करेंगे, ई एस का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा। वर्ब के अंत में क्या हो, अंत में कॉन्सोनेंट प्लस बाई हो, तो बाई को हटाकर हम लोग क्या करते हैं, आई ई एस जोड़ देते हैं। जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि मान लीजिएगा ट्राई है, तो बाई से पहले क्या है, इसमें आर है, तो क्या एक कॉन्सोनेंट है। इसके बाद में आपका बाई इससे पहले क्या है, आर है, फिर इसमें जैसे क्राई हो गया, तो हमने क्या किया, क्राइज कर दिया, इसको ट्राइज कर दिया, रिप्लाइज कर दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। अच्छा, इसमें अगला है हमारे, जैसे मैरी है, तो मैरीज में क्या है, ये हमने इस तरीके से कर दिया इसको, ठीक है। अगला है हमारे, यदि किसी वर्ब के अंत में वोवेल्स, मतलब वर्ब के अंत में वोवेल प्लस बाई हो, तो हम क्या करेंगे, केवल उसमें एस जोड़ेंगे। जैसे प्ले हो गया हमारा, प्ले में हमने क्या चीज़ जोड़ी है, भी मान लीजिएगा हमने सिर्फ एस जोड़ा है इसमें, जैसे प्ले हो गया, सी हो गया। तो आपको ये आपको याद रखना, जैसे सीज हो गया, इस तरीके से। तो ये तो हमारा था कि कहाँ पे हम एस जोड़ेंगे और कहाँ पे ये जोड़ेंगे। बाकी जितने भी बचे आपको इन रूलों को छोड़ करके सबके साथ तो आपको क्या करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। आपके सामने ऊपर रूल भी लिखा हुआ है, आप रूल को अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो जिसमें पहला एग्जाम्पल है, मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो आई हमारा क्या है, उसका नेचर सिंगुलर सब्जेक्ट का है, तो आई के साथ कोई भी वर्ब में ऐसे यस का यूज नहीं करते हैं। तो जाता हूं, इसमें क्या है, गो हमारा क्या है, जाना क्या है, वर्ब है। टू स्कूल ये जुड़ने की लगता है, जब प्रीपोजिशन की क्लास होगी तो इसको भी अच्छी समझाएंगे, डेली। तो आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना क्या जाता, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ये हो गया। अच्छा, इसमें हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो हम उसकी बात करें तो सीता एक मधुर गाना गाती है, तो सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। अब यहाँ पे सिंग्स क्यों लगाया, क्योंकि सीता क्या है, सिंगुलर है, मतलब एक ही बंदी है, अकेली है, तो इसलिए सीता के साथ हमने क्या लगाया, वर्ब में ऐसे यस लगाया, जो कि आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें दूसरा हमारा एग्जाम्पल है,
तुम सुबह व्यायाम करते हो, तो यू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। अब तुम को यार एक तो ये प्लूरल होता है, इसलिए इसकी वर्ब में हमने कोई भी ऐसे यस का यूज नहीं किया। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है हमारा, वे रोज दूध पीते हैं, तो ये उनकी क्या है, आदत है, तो दे ड्रिंक मिल्क एवरी डे, वे रोजाना क्या करते हैं, दूध पीते हैं। अच्छा, अगला हमारा सेंटेंस है 5वां नंबर का, राम कड़ी मेहनत करता है, तो राम वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे राम क्या है, अकेला है, तो इसकी वजह से हमने क्या जोड़ दिया, इसमें एस जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर पे, वह सच बोलती है, तो वह क्या है, एक सिंगुलर है, मतलब अकेला है, अकेली है, तो इसलिए हमने स्पीक में क्या कर दिया, एस जोड़ दिया, तो शी स्पीक्स द ट्रूथ। ये हो गया हमारा 7 नंबर है, रजनी रोज स्कूल जाती है, तो रजनी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यानी अकेली है, तो इसलिए रजनी के साथ हमने गोज में क्या कर दिया, मतलब ईएस जोड़ दिया, क्योंकि ओ था, इसकी वजह से ईएस जुड़ गया, गो टू स्कूल डेली। अगला है वह अपना किताब पढ़ता है, तो ही लर्न्स हिज बुक, मतलब अपनी किताब याद करता है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, लर्न का मतलब याद करने से होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें नेक्स्ट है हमारा 9वां नंबर, राधा बाजार जाती है, तो राधा क्या सिंगुलर है, तो इसमें क्या हुआ, राधा गोज टू मार्केट। अच्छा, सोहन अपने पापा को पत्र लिखता है, तो सोहन राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, तो यहाँ पे क्या है, सोहन अकेला है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें एस एस जोड़ दिया। अच्छा, उसमें हमारा नेक्स्ट क्या है, द किंग हेल्प्स द पुअर, यानी राजा जो है गरीबों की मदद करता है, तो यहाँ पे राजा क्या है, अकेला है, तो इसमें हेल्प्स में हमने क्या काम किया, एस जोड़ दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अमित अपने भाई को पीटता है, तो अमित क्या है, सिंगुलर है, बीट्स का मतलब पीटना होता है, ये उसकी वर्ब हो गई, हिज ब्रदर उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या है, अमित बीट्स हिज ब्रदर, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, 13वां नंबर सेंटेंस हमारे हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो बी टीच इंग्लिश टू द चिल्ड्रन, तो हम क्या एक से ज्यादा, तो इसलिए हमने ऐसे ये इसका इसमें यूज ही नहीं किया। अच्छा, इसमें हमारा 14वां नंबर है, मैं तुम्हारे लिए खिलौने खरीदता हूँ, तो आई परचेज ट्वाइस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, खिलौने खरीदता हूँ। अच्छा, इसमें हमारा जो 15वां वाला क्वेश्चन है, मतलब जो सेंटेंस है, राधा रोज उसका इंतजार करती है, तो राधा क्या सिंगुलर है, वेट्स फॉर हिम एवरी डे, यानी राधा जो है उसकी रोजाना क्या करती है, उसका इंतजार करती है। वह धूम्रपान करता है, तो यहाँ पे वह कौन है, सिंगुलर है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट भी है, तो इसमें क्या हुआ, हमने इसी सब्जेक्ट के अनुसार स्मोक्स कर लिया, क्योंकि स्मोक होता है, इसमें हमने क्या किया, एस सिर्फ एस जोड़ा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही होता है। ठीक है, अगला हो गया हमारा 17वां, मैं रोजाना शाम को घूमने जाता हूं, तो आई गो फॉर ए वॉक एवरी इवनिंग। अब आई क्या सिंगुलर नेचर है, तो इसमें मैंने क्या लगाया, आई के साथ कोई भी ऐसे यस का यूज नहीं किया। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर, तो ये हमारे थे इसके अफर्मेटिव, कैसे थे ये, अफर्मेटिव वाक्य थे हमारे। अब हम लोग बात करते हैं इसके मतलब जो है, जैसे अब क्या है, अब जब आप अफर्मेटिव बना लेते हो तो डेली रूटीन भी आप बना सकते हो, यानी जो रोजाना आप काम करते हो, अपना जो पूरे दिन की जो आपकी दिनचर्या होती है, जो आप उसमें करते हो, तो उसमें भी आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिएगा हमने बनाया, जैसे पहले आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह क्या होता हूँ, जल्दी उठता हूँ, तो एक ये हो सकता है। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को जो है मांजता हूँ। एंड वॉश माई हैंड्स एंड फेस, मैं अपने चेहरे को धोता हूँ, मतलब ब्रश करता हूँ। ये सब आपने मतलब हाथ और चेहरे को मतलब क्या करता हूँ, धोता हूँ। उसके बाद आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद। आई गो फॉर वॉक, मैं मतलब टहलने जाता हूँ। तो ये हमारा क्या डेली रूटीन है, एक तरीके से क्या हमारी रोज की दिनचर्या है। तो हो सकता है किसी की अलग अलग हो, तो यहाँ पे वर्ब चेंज होगी, बाकी सेम वही रहेगा। देन आई टेक बाथ एंड ईट माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर अपना नाश्ता करता हूँ, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद में आई गो टू कॉलेज 9 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 9 बजे क्या जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। उसके बाद हम लोग 6 नंबर पे देखेंगे, देन आई टेक रेस्ट व्हेन आई केम फ्रॉम स्कूल, फिर मैं क्या होता है जब मैं स्कूल से घर आता हूँ तो आराम करता हूँ। ठीक है, रेस्ट का मतलब आराम से होता है। अच्छा, 7 नंबर पे इन द इवनिंग आई गो टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, और शाम में मैं क्या करता हूँ, अपने दोस्तों के साथ जो है खेलने जाता हूँ। अगला है हमारा 8 नंबर पे ऑन संडेज, मतलब संडे को क्या करता हूँ, मैं संडे के लिए मैं क्या करता हूँ, आई गो फॉर ए वॉक विद माई पेरेंट्स, रविवार को मैं अपने माता पिता के साथ जो टहलने जाता हूँ। ये हो गया हमारा। उसके बाद 9 नंबर पे बिफोर गोइंग टू बेड, और बेड पे जाने से पहले मतलब सोने से पहले कह सकते हो आप, आई ब्रश माई टीथ, मैं सोने से पहले मैं क्या करता हूँ, अपने दांतों को जो है ब्रश करता हूँ, यानी मैं दांत मांजता हूँ, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये तो हमारे मतलब जो एक तरीके से एक डेली रूटीन था। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है जो आपने देखा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सम मोर सेंटेंस। अब कुछ सेंटेंस है जो बहुत ही ज्यादा मतलब जो आपको जैसे जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो में आपको बताया, ठीक उसी प्रकार मैंने ये PDF आपके लिए बनाया, जिससे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसलिए भी मैंने बनाया क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा जल्दी हो रहा है कि बार बार लिखो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लंबा वीडियो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, क्योंकि बच्चे जो है रुक नहीं पाते इतना। अच्छा, पहला सेंस सूर्य पूर्व में निकलता था, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमारा हो गया। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 3 and 3 makes 4, या 2 and 2 makes 4, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं।
अच्छा, अगला हमारा आदमी नश्वर होते हैं, क्या ये हमारा क्या प्रिंसिपल है। तो मैन इज मोर्टल, मतलब आदमी क्या नश्वर है, आदमी क्या मरणशील है, मरेगा। अच्छा, अगला है हमारा गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा इज स्प्रिंग फ्रॉम द हिमालय। गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। अगला है 5वां नंबर, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। अगला सेंटेंस हमारा 6 नंबर पे, मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ। अब देखो इसमें रहा हूँ आ गया, लेकिन जो समझने वाली चीज़ें हैं क्या है, वो समझने वाली जो चीज़ें हमारी वो क्या है कि ऐसी चीज़ों को जैसे मैं समझ रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, वो जो समस्या होती है लगातार तो नहीं समझ मिलेगी, फीलिंग्स है, ठीक है। तो योनी क्या है, ये हमारी क्या केवल एक फीलिंग्स है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। अगर आप आई एम अंडरस्टैंडिंग लगा दोगे तो मैं समझदारी हो जाऊंगा, यानी वो अलग हो जाएगा, वो कंटिन्यूस में अगर बनाने की, क्योंकि रहा रहे इसमें आ गया इसकी वजह सोच रहे हो, लेकिन ये अंडरस्टैंड है मतलब समझ है, तो इसलिए ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। अब हम लोग देखते हैं इसके मतलब जो है नेगेटिव पार्ट्स, मतलब नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। अफर्मेटिव जो हमने शुरू में पढ़े वो अफर्मेटिव हमारे सेंटेंस थे, मतलब उसमें हाँ में बात थी। अब नेगेटिव मतलब ना में होगी, मतलब नो में इसका आंसर दिया जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके बाद डू नॉट लगाएंगे, यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी एक बंदा होगा आपका, तो आप क्या करेंगे उसमें डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जो बेस फॉर्म उसकी होती है वही फॉर्म लगाएंगे, यानी उसका प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म जिसे बोलते हो। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे इसमें, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड आएंगे आप वो लगाएंगे उसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डू नॉट आप लगाएंगे, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे और आई के साथ लगाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा बंदे हैं तो आप लोग क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। और जब अकेला बंदा होगा, एक बंदा होगा, तो हम लोग लगाएंगे डज नॉट। बाकी आप लोग देखिएगा, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। जैसे मैं चाय पीता हूं, तो आई क्या, आई के साथ डू नॉट आता है, तो आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं, ठीक है। अगला है दूसरा सेंटेंस है, शीला अच्छा नहीं गाती है, तो शीला क्या है, अब सिंगुलर हो गई, यानी एक अकेली है, तो इसलिए शीला डज नॉट सिंग वेल, शीला जो है वो अच्छा नहीं गाती है। अगला है तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब यू क्या है, प्लूरल हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई मतलब डू नॉट का इस्तेमाल किया हमने। आगे देखिएगा, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो बी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम मतलब कोई क्रिकेट नहीं खेलते, तो डू नॉट से हम पहचान रहे हैं कि ये प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा 5वां नंबर, महेश झूठ नहीं बोलता है, तो महेश डज नॉट टेल ए लाई, तो इसका मतलब हो गया कि महेश झूठ नहीं बोलता, तो इसमें क्या महेश अकेला था तो डज नॉट लगाया, तो डज नॉट से हमने पहचान लिया ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अच्छा, 6 नंबर सेंटेंस है हमारा कि 6 नंबर हमारा क्या है कि ये लड़की अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करती, तो ठीक है, दीज ये लड़की, सॉरी ये गलत हो गया, अच्छा इसमें हमारा 7वां नंबर है, मैं वहां नहीं जाता, तो आई डू नॉट गो देयर। 8वां नंबर है, वह बाजार नहीं जाता, तो ही डज नॉट गो टू द मार्केट, यहाँ पे द मार्केट नहीं होगा, ये गलत हो गया है, ठीक है, सिर्फ मार्केट होता है। 9 नंबर पे है, तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, तो यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है, डू नॉट इसमें किस लिए है, ये एक टाइम वर्ड बता रहा है कि ये प्रेजेंट का है, ओबे मतलब आज्ञा मानना होता है, योर पेरेंट्स आपका इसमें ऑब्जेक्ट है। अगला है हमारा 10वां नंबर, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लर्न माई लेसन, तो यहाँ पे आई के साथ आ गया, बे हॉकी नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट प्ले हॉकी। अगला 12वां नंबर है, वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता, तो ही डज नॉट राइट ए लेटर, तो ही के साथ डज नॉट आ गया। सीता मधुर गीत नहीं गाती, सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, सीता क्या नहीं गाती है, मधुर गीत नहीं गाती है। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। 14वां नंबर है, हम अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं, तो वी डू नॉट रीड अवर बुक्स, ठीक है, बुक होगा सिर्फ। 15वां नंबर है, तुम चाय नहीं पीते हो, तो यू डू नॉट ड्रिंक टी। अगला है हमारा 16वां नंबर है, वह खाना नहीं बनाता है, तो ही डज नॉट कुक फूड। अगला हो गया हमारा 17वां नंबर, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो ही डज नॉट स्पीक इन इंग्लिश, सिर्फ होगा ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये इन इसमें गलत है। अगला हमारा देखिएगा 18वां नंबर, राम तेज नहीं दौड़ता है, तो राम डज नॉट रन फास्ट, यानी राम क्या सिंगुलर है तो डज नॉट आ गया। आगे हमारा 19वां नंबर, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो द बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल। और हमारा 20वां नंबर है, मतलब 20 नंबर पे, तुम अपना कमरा साफ नहीं करते हो, तो यू डू नॉट क्लीन योर रूम सॉरी। अगला है, अब हमें क्या करना है, जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें
हमें कभी नहीं आ जाता, जिसमें कभी नहीं आता उसमें हम लोग नेवर का इस्तेमाल करते हैं। तो नेवर में आपको एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नेवर लगाएंगे। नेवर के साथ डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखें। नेवर के साथ कभी भी डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद वर्ब लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या यस लगाएंगे, ठीक है। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ आपको बेसिक फॉर्म ही यूज करनी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता, तो आई नेवर एब्यूज एनीबडी, मैं किसी को गाली नहीं देता। तो यहाँ पे नेवर आ गया, एब्यूज आ गया, तो आई के साथ तो हो नहीं सकता ये चीज, ठीक है। उसके बाद बे कभी भी सच नहीं बोलते हैं, तो दे नेवर स्पीक द ट्रुथ। अगला वह कभी भी सच नहीं बोलता। अब यहाँ पे वह आ गया, इसकी वजह से स्पीक्स हमने किया, मतलब एस इसमें लगा दिया, तो ही नेवर स्पीक द ट्रुथ। आगे नेहा कभी भी खाना नहीं बनाती, तो नेहा यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए इसमें कुक्स हो गया, नेहा नेवर कुक्स फूड। अगला है हमारा दूसरा है, ये आपका 5वां नंबर होगा, वह कभी झूठ नहीं बोलता, तो ही नेवर टेल्स ए लाई। तो यहाँ पे वह क्या है, सिंगुलर है, मतलब अकेला है, तो यहाँ पे टेल्स हो गया। अब हम बात करेंगे इसका इंट्रोगेटिव, मतलब आपके जो इंट्रोगेटिव है तो दो प्रकार के होते हैं, ये एक यस वाले होते हैं और एक नो, मतलब जो है एक होते हैं हमारे फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव। कैसे इंट्रोगेटिव होते हैं, एक फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं जिनका जवाब यस में होता है, यस नो में देना होता है, और एक होते हैं हमारे सेकंड टाइप के। तो सेकंड टाइप के बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट टाइप की देखिएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें ये जो डू डज था ये बीच में लगा रहे थे, इसको पहले ले आते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, अपना ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें नॉट का इस्तेमाल करते हैं अगर नॉट नहीं आया वाक्य में, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी डू डज नॉट का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल की थोड़ी सी सहायता से हम लोग देखते हैं, क्या वह रोज घर पर पढ़ता है, क्या वह रोज घर पर पढ़ता है, तो सिर्फ एक क्या यस नो में, मतलब इसका जवाब देना होता है, सेंटेंस होगा। तो हम बोलेंगे डज ही स्टडी एट होम डेली, क्या वह रोज घर पर पढ़ता है, अगर वो पढ़ता होगा तो हम बोलेंगे यस ही स्टडीज एट होम डेली, अगर नहीं पढ़ता तो ही डज नॉट स्टडी एट होम डेली। इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या तुम उसे आजकल फोन नहीं करते हो, तो डू यू नॉट कॉल हिम नाउ डेज, तो इसलिए इसका ये हो गया हमारा। क्या रेखा स्कूल नहीं जाती है, तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि जाती है कि नहीं जाती है, तो डज रेखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेखा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या है, डज आया। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज आएगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगा, डू आएगा। तो डज रेखा नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया। चौथा नंबर है, क्या वह इस गांव में रहता है, तो डज ही लिव इन दिस विलेज, यानी वह क्या सिंगुलर है तो इसलिए आ गया इसमें। 5वां नंबर है, क्या तुम वहां जाते हो, तो उसके बाद में क्या, डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो, क्या भी इस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो डू दे स्टडी इन दिस कॉलेज, ये हो गया हमारा। अगला है 7 नंबर पे, क्या वह तुम्हें पढ़ाती है, तो डज सी टीच यू, क्या तुम्हें वह पढ़ाती है। आगे देखिएगा 8वां नंबर हमारा, क्या तुम यहीं पास में रहते हो, तो डू यू लिव ओवर हियर, क्या ओवर हियर का मतलब होता है यहीं पास में, ठीक है। डू यू लिव ओवर हियर, क्या तुम यहीं पास में रहती हो। अगला हमारा 9 नंबर, क्या तुम्हारे पिताजी ऑफिस नहीं जाते हैं, तो डज योर फादर नॉट टू गो टू ऑफिस, तो यहाँ पे नॉट आया तो हमने नॉट भी लगा दिया यहाँ पे, तो डज योर फादर नॉट टू गो टू ऑफिस। अगला हमारा सेंटेंस है 10वां नंबर, क्या वह इस कंपनी में नौकरी करता है, तो डज ही डू ए जॉब इन दिस कंपनी, ये हमारा हो गया। अगला हमारा 11 नंबर, क्या तुम्हारे पिताजी तुमसे प्यार करते हैं, तो डज योर फादर लव यू, इस तरीके से हमारा हो गया। अच्छा, हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप के में क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो पहले दे देते हैं, बाकी जो फॉर्मूला फर्स्ट टाइप का होता है सेम वही रहता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमने क्वेश्चन वर्ड ऐड किया, बाकी सेम फॉर्मूला वही इसमें यूज किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाना है, उसमें देखना कि वो क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, तो वो क्वेश्चन वर्ड पहले लाएंगे, उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे, उसके बाद वो सब्जेक्ट लेके आएंगे, फिर नॉट अगर होगा तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जो भी अदर वर्ड आएंगे वो हम लोग लगाएंगे उसमें, ठीक है। अगला देखिएगा, आप रात्रि के भोजन में क्या खाते हो, तो यहाँ पे पूछा क्या खाते हो, यानी चीज का नाम, व्हाट का यूज जब करते हैं जब कोई चीज का नाम जानना होता है। तो मैं इस पे क्या हुआ, व्हाट पे एक वीडियो आपको जो क्वेश्चन वर्ड है उस पर एक वीडियो भी लेके आऊंगा थोड़े दिन में, इसके बाद शायद वो वीडियो होगी। अगला देखिएगा, क्या आप खाली समय में क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम, व्हाट डू यू डू इन स्पेयर टाइम भी लगा सकते हैं, आप खाली समय में क्या करते हो। नेक्स्ट है, आप स्कूल कैसे जाते हो, यानी ये पूछ रहा तरीका, किस तरीके से जाते हो, तो हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप कैसे जाते हो, तो कोई कहेगा आई गो टू स्कूल बाय साइकिल, आई गो टू स्कूल बाय बस, कुछ भी लगा सकते हो आप इस तरीके से। तुम आजकल कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव
नाउडेज, इस तरीके से नाउडेज भी और इसमें लगा सकते हैं, टाइम हमेशा बाद में आता है। अगला 5वां नंबर है वह यहाँ कौन सा जॉब करता है, विच जॉब डज ही डू हियर, विच जॉब डज ही डू हियर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमेशा विच के साथ साथ में ही आता है अधिकतर। अगला 6 नंबर है वे किस कंपनी में जॉब करते हैं, इन विच कंपनी डू दे डू ए जॉब, वो किस कंपनी में क्या करते हैं, जॉब करते हैं। अच्छा, इसमें 7वां नंबर है मेरा भाई इस कॉलेज में क्यों पढ़ता है, वाई डज माई ब्रदर स्टडी इन दिस कॉलेज। अगला है हमारा 8 नंबर पे ये लड़का रोज यहाँ क्यों आता है, तो वाई डज दिस बॉय कम हियर, ये लड़का यहाँ पे क्यों आता है, तो क्यों, ये इसमें कोई कारण पूछा, किस वजह से आया। तुम सब यहाँ किस लिए जाते हो, तुम सब वहाँ किस लिए जाते हो, फॉर वॉट मतलब किस लिए, फॉर वॉट का मतलब होता है किस लिए, डू यू गो देयर, तुम वहाँ किस लिए जाते हो। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें कि हमारा 10 नंबर सेंटेंस है वह रोज क्लास में क्या पढ़ता है, तो व्हाट डज ही, वह रोज क्लास में क्या पढ़ाता है, ये इसका मतलब हुआ। तो इसका बनेगा कैसे, व्हाट डज ही टीच इन द क्लास, वह क्लास में क्या पढ़ाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अब एक चीज आप नोट डाल के इसको सुन लीजिएगा, यानी हु के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी जब सेंटेंस हाँ में होगा, मतलब जिसमें नॉट नहीं होगा, उसमें डू डज का प्रयोग जो है नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग जो है हम डू नॉट का, डज नॉट का प्रयोग जो है कर लेते हैं, ठीक है। यानी आपको इसमें क्या बताना है कि अगर आपका सेंटेंस मतलब अगर हु से शुरू है, तो हु मतलब कौन जिस सेंटेंस में आ रहा है, अगर उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें बनाना, तो उसके साथ जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब क्या करना है आपको, डू डज का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर वही सेंटेंस अगर नेगेटिव में है, मतलब तो आपका नेगेटिव में है, तो वहां पे डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग सीखते हैं, जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो इसमें नहीं आया, तो हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो उसमें ऐसे ही ऐसा आ गया, क्योंकि एक ही बंदा पढ़ाता होगा अंग्रेजी, ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो इसमें हमने कैसे पहचाना कि कौन सा टेंस है, इसमें ऐसे यस लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, यस लगा हुआ, इसलिए हमने पहचान लिया। तो हु टीचेज यू इंग्लिश, अब इसमें तुम कौन की वजह से, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसलिए हु आ गया, हु की वजह से, क्योंकि हु के साथ डू या डज का प्रयोग किया नहीं जाता, तो इसकी वजह से हमें ऐसे बनाना पड़ा ये सेंटेंस। अगला हमारा तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है, तो हु कुक्स, अब यहाँ पे कोई एक बनाता होगा, हु कुक्स फूड एट योर होम, एट योर हाउस, तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है। अगला हमारा 6 नंबर पे कक्षा में शोर कौन मचाता है, तो हु मेक्स ए नॉइस, ए और लगेगा इसमें, ए नॉइस होता है, इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में शोर जो है कौन मचाता है, ये हो गया। अच्छा, नेगेटिव में देखो, अब नेगेटिव देखो पहला हमारा सेंटेंस है महात्मा गांधी जी का नाम कौन नहीं जानता, तो नहीं आ गया, तो देखो इसमें नहीं के साथ हु के साथ भी जो है डज नॉट का प्रयोग हो गया। अफर्मेटिव में नहीं होता, जैसे कि ऊपर आपने सेंटेंस में देखा, तो हु डज नॉट नो द नेम ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता। अगला है अपना होमवर्क कौन पूरा नहीं करता, तो हु डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, अपना होमवर्क कौन पूरा नहीं करता। इसमें हमारा 3रा नंबर सेंटेंस है इस कक्षा में सच कौन नहीं बोलता, तो हु डज नॉट स्पीक ट्रूथ इन द क्लास, यानी कक्षा में कौन सच नहीं बोलता है। तो इस तरीके से ये मैंने सारे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बता दें, यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं आपको इसका PDF भी सेंड कर दूंगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और मैं इसी तरीके से टेंस की पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूँ, इसी तरीके से आपको सारी कुछ उसमें मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।